Hello children, this is Adarsh Kumar Singh and today we are going to read a new chapter in history for class 10, that is chapter 3, that is nationalism in India. A very important chapter in point of view of the examination. So we are going to read about this chapter, the nationalism in India. In the previous chapter we have read about the term nationalism. How did the term nationalism emerges into the scene? Now today we shall discuss about the nationalism in India. See, the idea of nation states as we have discussed in our last chapter, that is nationalism in Europe. हमने पढ़ा था कि नेशन स्टेट्स की आइडियाज कैसे डेवलप हुई, व्हाट वेर द फैक्टर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में नेशनलिज्म के डेवलपमेंट का फैक्टर कुछ डिफरेंट थे. दैट मीन्स इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज. यूरोपियन कंट्रीज में जो फैक्टर थे नेशनलिज्म के, उससे कंप्लीटली डिफरेंट फैक्टर्स इंडिया में थे. इन इंडिया द colonial rule means the rule by the Britishers. That means when India was the colony of Britain, उस पीरियड को हम colonial rule कहते हैं. तो इन इंडिया द नेशनलिस्ट मूवमेंट और द नेशनलिस्ट स्ट्रगल और द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म was the result of the movement against the colonial rule. It resulted in development of common identity among the people, common identity and sense of collective belonging. तो हम देखते हैं कि इंडिया में जो नेशनलिज्म था दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल. जो औपनिवेशिक रूल था, जो ब्रिटेन का रूल था, इट वाज वेरी वेरी पैथेटिक. द कंडीशन ऑफ इंडियंस वाज वेरी मच पैथेटिक अंडर द कॉलोनियल रूल. और उसी के खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट मूवमेंट is called the nationalist movement in India. So now we shall discuss about the different topics in the chapter. So first is the First World War and nationalism in India. We know that the period of First World War. What was the period of First World War? The period of First World War was 1914 to 1918. Okay, this was the period of First World War. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था 1914 से 18 के बीच में, उसमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए विच पेव्ड द वे फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. इंडिया में नेशनलिज्म के फीलिंग को और डेवलप किया किसने? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने. इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया में बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हुए जिसने कंपेल कर दिया इंडियंस को, विच कंपेल्ड द इंडियंस टू थिंक कि देयर डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल अंडर द ब्रिटिश रूल. इफ दे वांट टू इंप्रूव देयर कंडीशन, हु? द इंडियंस. इफ द इंडियंस वांट टू इंप्रूव देयर कंडीशन, दे हैव टू गेट रिड फ्रॉम दिस ब्रिटिश रूल. तो आखिर कौन से कंडीशंस थे? व्हाट वेर द कंडीशन दैट गिव बर्थ टू द नेशनलिज्म इन इंडिया? लेट अस सी. सो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गया. वी नो दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन टू पावर ग्रुप्स, एलिस पावर एंड एक्सिस पावर्स. सो ब्रिटेन जो था वो एलिस पावर की तरफ से लड़ रहे थे. तो ब्रिटेन का डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गया. रक्षा में जो खर्च था रक्षा के मद में, वो काफी ज्यादा बढ़ गया एज ए रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और बढ़े हुए खर्च को पूरा करने का क्या तरीका था? व्हाट वाज द मेथड टू मीट द डिमांड फॉर इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर? दैट वाज इंक्रीज टैक्सेशन. जितनी भी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, जैसे इंडिया भी उस वक्त ब्रिटेन की कॉलोनी थी, उस पर ब्रिटेन ने टैक्सेशन ज्यादा इंपोज कर दिया. लोगों से ज्यादा पैसा वो रेवेन्यू के रूप में लेने लगे ताकि उनका जो खर्च वार में हो रहा है उसको वह पूरा कर सके. तो इस कहा भी जाता है कि ब्रिटेन ने अपने युद्ध के खर्च कहां से पूरे किए? इंडियंस से. तो इन ऑर्डर टू मीट द डिफेंस एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन वाज इंक्रीज्ड अपॉन द इंडियन पीपल. इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और बातें हुई जिसने इंडियंस को फोर्स किया टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश. दैट वाज द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट्स ऑफ इंडियन इन द ब्रिटिश आर्मी. ब्रिटेन की आर्मी में जबरदस्ती इंडियंस को भर्ती किया जाने लगा. The people from villages in India were called upon to be recruited in the British Army, ताकि वो ब्रिटिश आर्मी में जाएं और उनकी तरफ से लड़ाई लड़ें, उनके लिए जीत प्राप्त करें. So Indians were very much disturbed, the conditions become very much pathetic. इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि जैसी महंगाई बढ़ी वर्ल्ड वार के कारण, द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज्ड इन इंडिया.
भारत में जरूरी सामानों की कीमतें दोगुनी हो गई। जैसे कि दिया गया है 1913 से 1918 के बीच में जो नेसेसरी आइटम्स थे उनकी कमोडिटीज के दाम जो थे वो लगभग डबल हो गए। इतना ही होता तो कोई और बात थी, कंडीशन इससे भी खराब होना था। क्रॉप फेलियर 1917-18 और 1918-19 ये 2 सालों में भारत में क्रॉप फेलियर हो गया। नेचुरल कैलेमिटी के कारण फसल बर्बाद हो गई, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, और जब शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, बर्बाद हो गई फसलें, उसी बीच में फेमाइन महामारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा। इस फेमाइन में काफी सारे लोग मारे गए। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट किया गया है, नियरली 12 to 13 मिलियन पीपल वेर पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेमाइन। 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए, बट गवर्नमेंट was not ready to understand the problems of India. The British government, the colonial government that was ruling India at that time, उनको कोई मतलब नहीं था इंडियंस के हार्डशिप से, इंडियंस के प्रॉब्लम से। उसी बीच इंडिया से फूड ग्रेन्स यूरोप भेजे जाने लगे। इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूरोपियन पीपल, इंडियन फूड ग्रेन्स स्टार्टेड टू बी एक्सपोर्टेड टू यूरोप। ऐसे समय में when the whole Indians were struggling, the whole Indians were suffering through the hardships, उनको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी, उनको एक ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत थी जब वो समझ चुके थे कि देयर फ्रीडम इज़ नेसेसरी, उनकी फ्रीडम बहुत जरूरी है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, इफ़ दे वांट टू लिव अ बेटर लाइफ, उनको आज़ाद होना जरूरी है। ऐसे में इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो में एक लीडर आते हैं, दैट वाज द लीडर नेम्ड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत आते हैं एंड ही टुक अप द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। ही नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अब महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। और जब गांधी जी भारत आए तो ही केम विथ ए कंप्लीटली न्यू मेथड ऑफ मास स्ट्रगल। मास स्ट्रगल के बिल्कुल नए मेथड के साथ आए। क्या था वो नया मेथड? लेट अस सी। सो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। 1915 में महात्मा गांधी वापस इंडिया आए। कहां से वापस आए? तो बिफोर 1915 गांधी जी वॉज वर्किंग एज ए लॉयर इन साउथ अफ्रीका विथ ए फर्म जिसका नाम था फिनिक्स फर्म। वहां पर एक वकील के रूप में काम कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में भी उस समय रेसिस्ट गवर्नमेंट का रूल था, वहां भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो रेसिज्म करती थी। वी माइट हैव हर्ड अबाउट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड मीन्स रंग भेद की नीति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कैसे अफ्रीका के ब्लैक लोगों को टारगेट किया जाता था, उन्हें इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, ही अपोज्ड द रेसिस्ट रिजाइम ऑफ साउथ अफ्रीका, उनका उन्होंने विरोध किया। एंड विथ ए न्यू कॉन्सेप्ट, विथ ए न्यू वेपन, विथ ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, जो स्ट्रगल था सत्याग्रह, वो स्ट्रगल कहलाया सत्याग्रह। माइंड इट, द मोड ऑफ स्ट्रगल इंट्रोड्यूस्ड बाय महात्मा गांधी वाज सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है, इसका प्रयोग इन्होंने सबसे पहले कहां किया था? साउथ अफ्रीका में, अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजाइम। अब सत्याग्रह क्या होता है ये हम जानेंगे कि व्हाट इज सत्याग्रह। नाउ सत्याग्रह में होता है कि इट इज द मोड ऑफ स्ट्रगल, पहले जान जाओ, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी, एंड इट एम्फसाइज्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर सर्च ऑफ द ट्रूथ। ये दो चीजों से लड़ा जाता है। देयर आर टू वेपन्स जिसके थ्रू सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी जाती है। दोज वेपन्स आर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये दो वेपन्स है। फिलॉसफी क्या है सत्याग्रह की, क्या आइडिया है इसके पीछे? सत्याग्रह की फिलॉसफी थी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, उन्होंने कहा कि इफ योर कॉज इज राइट एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, यदि तुम्हारा कॉज सही है एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, देयर इज नो नीड टू एक्सर्ट फिजिकल फोर्स ऑन द ऑपरेसर। ऑपरेसर पे फिजिकली अटैक करने की जरूरत नहीं है, रादर यू शुड ट्राई टू परसुएट द ऑपरेसर। आप ऑपरेसर को परसुएट कीजिए टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, ताकि वह ट्रूथ को स्वीकार करे। और वो परसुएशन कैसे होगा? वो परसुएशन उनसे लड़ के नहीं होगा, वो परसुएशन नॉन वायलेंट तरीके से होना चाहिए। सो दिस वाज द फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह। That means if your cause is right, your fight against injustice, there is no need to insert physical force on the oppressor. Rather, you have to use non-violent means to persuade the oppressor. और उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह को इंप्लीमेंट किया इंडिया में, उसी मोड ऑफ स्ट्रगल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और सबसे पहले द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह वाज मेड बाय गांधी जी इन चंपारण, बिहार।
बिहार के चंपारण में 1916 में गांधी जी ने पहला एक्सपेरिमेंट किया सत्याग्रह का। व्हेन ही केम टू बिहार, यहाँ के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने गांधी जी को बुलाया बिहार में। तो बिहार में किसानों की स्थिति बड़ी खराब थी। हियर द फार्मर्स वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, उनको नील की खेती जबरदस्ती उनसे करवाई जाती थी। उनसे कहा जाता था कि दे हैव टू ग्रो इंडिगो, उनको नील उपजाना है। नील की खेती का नेचर है कि जिस भी लैंड पे नील की खेती होती है वो बंजर हो जाता है, दैट बिकम्स इनफर्टाइल, बट दे आर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। उनकी राइट्स के लिए, उनके अधिकार के लिए गांधी जी ने पहला एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह किया इंडिया में, चंपारण में, इन द ईयर 1916, जिसमें वो सक्सेसफुल हुए। सेकेंड, हिज सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह वॉज इन गुजरात। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी इंट्रोड्यूस्ड हिज सेकेंड मूवमेंट ऑफ सत्याग्रह। वहाँ के किसान जिनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी नेचुरल कैलामिटी के कारण, मगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस में कोई रिलैक्सेशन नहीं किए थे, उनके राइट्स के लिए गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया खेड़ा में इन द ईयर 1917। इसमें भी गांधी जी सफल हुए, गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी। तीसरा एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह का था गांधी जी का अहमदाबाद गुजरात में, जहाँ 1918 में उन्होंने किया, जहाँ के कॉटन मिल में वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन काफ़ी टफ थी, उनके वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा थे, वेजेस काफ़ी कम थी। व्हेन गांधी जी केम टू नो अबाउट दैट, उन्होंने उनके राइट्स के लिए लड़ा और सत्याग्रह किया। सो दीज वेर द 3 इनिशियल सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय गांधी जी, जिसमें वो सफल हुए। और इनसे सफल होने के बाद ही वॉज इम्बोल्डेंड, उत्साहित होकर गांधी जी ने सोचा कि नाउ आई हैव टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह, जिसमें पूरे देश के लोग पार्टिसिपेट करें। ये सत्याग्रह के एक पर्टिकुलर रीजन तक सीमित थे, एक बिहार में था, 2 गुजरात में थे। नाउ ही वॉज इन सर्च इन ए चांस टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह, जिसमें पूरा देश पार्टिसिपेट करे और ब्रिटिश को हम मजबूर कर सके कि दे शुड एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ गांधी जी। क्या था वो तरीका, कैसे इन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया और किस मुद्दे पे लॉन्च किया, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।